वेलकम बैक दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं हॉकिंस के स्पूकी टाउन में, जिसे सीजन 1 के एंड में हमने छोड़ दिया था एक बड़ी टेंशन के साथ। विल वापस आ चुका है, लेकिन अपसाइड डाउन का शेडो अभी भी उसके साथ चिपका हुआ है। सो लेट्स बिगिन स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत होती है हॉकिंस से दूर एक दूसरे शहर में। 4 मास्क पहने यंगस्टर्स बैंक लूट कर भाग रहे थे और पीछे आ रही थी पुलिस। चोरों की गाड़ी ब्रिज पर चढ़ती है और अंदर बैठी एक लड़की बोलती है बूम, और पुलिस वालों के सामने पूरा ब्रिज टूट कर गिरने लगता है। पुलिस ब्रेक लगाती है, सब पैनिक हो जाते हैं, लेकिन जब पुलिस बाहर निकलती है अगले ही सेकंड ब्रिज बिल्कुल ठीक। ये सब सिर्फ हेलोजिनेशन था, जिसे कंट्रोल कर रही थी कार के अंदर बैठी लड़की काली, जिसके हाथ पर एक टैटू था 008, जो कि सिमिलर है कहीं ना कहीं एल के 011 टैटू से। तो क्या लैब ने इस पर भी एक्सपेरिमेंट किया था, और क्या और भी किड्स हैं इन दोनों जैसे? सीन शिफ्ट होता है हॉकिंस में। माइक, डस्टिन, लूकस और विल अपने फेवरेट आर्केड गेम को खेलने आए थे, लेकिन विल अब भी नॉर्मल नहीं है। जॉयस उसे छोड़ने आती है क्योंकि डॉक्टर्स ने मना किया है विल को अकेला छोड़ने के लिए। आर्केड गेम में एक नया मिस्ट्री नाम सामने आता है, मैड मैक्स, जिसने डस्टिन का हाई स्कोर तोड़ दिया था। किड्स शॉक होते हैं कि ये मैड मैक्स कौन है। वहीं आर्केड गेम खेलते वक्त विल का दिमाग फिर से अपसाइड डाउन में स्लिप हो जाता है। रूम में अंधेरा, वॉल्स स्लीमी और दूसरी तरफ एक मैसिव शैडो मॉन्स्टर खड़ा, जिसके 7 से 8 टेंटिकल्स निकले हुए थे। विल फ्रीज हो जाता है और तभी माइक आकर उसे फिर से नॉर्मल दुनिया में लाता है, और विल नॉर्मल एक्ट भी नहीं कर पाता। पुलिस स्टेशन में हॉपर एक लोकल रिपोर्टर से रैंडम न्यूज सुन रहा था। सिटी में एक सुपर पावर्स वाली लड़की आई है, लेकिन हॉपर उसे इग्नोर कर देता है। उसके लिए सिर्फ एक ही पावर्ड लड़की एग्जिस्ट करती है, 11, जो बाकी दुनिया के लिए गायब हो चुकी है। दूसरी ओर स्कूल शुरू होती है और एक फ्लैशी कार में बैठकर आता है एक लड़का बिली। तभी कार का डोर बैंग होता है और बाहर निकलती है मैक्स, रेड हेड, एटीट्यूड एंड मिस्टीरियस। उसका इंट्रोडक्शन क्लियर होता है, कोई मुझे मैक्सिन नहीं बुलाएगा, सिर्फ मैक्स। और कहीं ना कहीं माइक, डस्टिन, लूकस और विल को शक हो जाता है कि मैड मैक्स कहीं यही तो नहीं। स्कूल के बाद जॉयस विल को लेकर लैब जाती है और यहाँ आता है एक न्यू फेस, डॉक्टर सेम ओवंस। पहले जैसे टॉर्चर नहीं करता, फ्रेंडली टोन और कैजुअल क्वेश्चंस पूछता है। डॉक्टर ओवंस विल से पूछता है, जो तुमको दिखता है क्या वो तुम्हें हर्ट करता है? और विल धीरे से कहता है, वो मुझे हर्ट नहीं करता, लेकिन वो सबको मारने आ रहा है। जॉयस विल को लेकर चिंता में बैठी होती है। वो जानती है कि विल शायद अभी भी सेफ नहीं है। और वहीं हमें लैब के नीचे रिवील होता है कि अपसाइड डाउन का पोर्टल लैब में अभी भी ओपन है, जो कि स्लोली एक्सपेंड कर रहा है। साइंटिस्ट उसे जलाकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी काफी नहीं लग रहा। हॉकिंस में वियर्ड इवेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। एक फार्मर कंप्लेन करता है कि उसके पंपकिन फील्ड रात भर में जल गया। हैलोवीन आ रहा है, पर सब कुछ बर्बाद हो गया। कॉन्सिडेंस या फिर अपसाइड डाउन फैल रहा है? दूसरी ओर नैन्सी और स्टीव बारबरा के पेरेंट्स के घर डिनर पर जाते हैं। बारबरा की डेथ उनके लिए ट्रेजेडी थी, लेकिन उसके पेरेंट्स को अभी तक ट्रुथ नहीं पता था। वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर कर लेते हैं, और इस बात से नैन्सी शॉक में होती है और गिल्ट भी, क्योंकि वो जानती थी कि बारबरा जिंदा नहीं है। दूसरी ओर उधर माइक हर रात वॉकी टॉकी ट्राई करता है, 11 क्या तुम मुझे सुन सकती हो? पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। माइक दिल में अभी भी जानता था कि 11 कहीं ना कहीं जिंदा है। रात में विल को फिर से विजन आने लगते हैं, और इस बार पूरा नेबरहुड स्ट्रॉम में दिखाई देता है, स्काई ब्लैक और लाइटनिंग पर्पल। और फिर शैडो मॉन्स्टर फिर से स्काई में खड़ा होता है और टाउन की ओर बढ़ने लगता है। विल फिर से हिल नहीं पाता, मॉन्स्टर सीधा उसकी तरफ आ रहा था। एंड कट। एपिसोड के एंड में हॉपर घर लौट कर आता है। डोर सील्ड है और टेबल पर 2 प्लेट्स लगी हुई है 2 लोगों के लिए। और फिर एक सीन में मिस्ट्री खुलती है, 11 जिंदा है और हॉपर के साथ हिडन कैबिन में रह रही है, गार्डन, क्लोथ, रूल्स और रूटीन के साथ। वो स्लोली एक नॉर्मल लाइफ जीना सीख रही है, पर आउटर वर्ल्ड में किसी को नहीं पता कि वो जिंदा है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 एपिसोड 2। एपिसोड 1 के एंड में हमें एक बिगेस्ट शॉक मिला था, 11 जिंदा है और हॉपर के साथ जंगल में छुपी हुई है। और एपिसोड 2 यहीं से पिक करता है और सीन लास्ट 1 साल पहले शिफ्ट होता है। हम वापस जाते हैं उसी मोमेंट पर जब 11 ने डेमोगॉर्गन से फाइट की थी। मॉन्स्टर ब्लास्ट होता है और 11 सडनली अपसाइड डाउन में गिर जाती है, डार्क, क्रीपी, बिल्कुल अकेली। वो हवा में माइक का नाम चिल्लाकर बोल रही होती है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ दूर उसे एक सॉफ्ट ग्लोइंग क्रैक दिखाई देता है। 11 फुल पावर लगा के वॉल को ओपन करती है
है और फाइनली रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है। फिर 11 केयरफुली पोर्टल को सील कर देती है ताकि मॉन्स्टर बाहर ना आ पाए। वो सीधा माइक के घर जाती है, लेकिन वहाँ पुलिस, रिपोर्टर्स, ऑफिशियल्स पूरे हाउस को घेरे हुए होते हैं। माइक गुस्से में कहता है, अगर मुझे पता भी होगा कि वो कहाँ है तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। 11 सामने नहीं आ सकती थी, वो स्लोली जंगल के अंधेरों में गायब हो जाती है और वहीं से उसकी सर्वाइवल स्टोरी शुरू होती है। कट टू प्रेजेंट सीन, हॉपर घर आता है और 11 उसे हैलोवीन के दिन डराती है। 11 बाहर जाने की जिद करती है, बट हॉपर के स्ट्रिक्ट रूल्स थे, बाहर नहीं जाना, किसी से बात नहीं करनी, किसी को ट्रस्ट नहीं करना और किसी को भी अपनी पावर्स नहीं दिखाना। हॉपर उससे एक डील करता है कि वो आज जल्दी आ जाएगा और कैंडी पार्टी करेंगे वो दोनों, और 11 इस बात पर मान जाती है। उधर विल, माइक, डस्टिन, लूकस गोस्टबस्टर्स बनकर स्कूल के लिए निकलते हैं। एक्साइटमेंट फुल होता है, लेकिन स्कूल पहुंचते ही उन्हें शॉक मिलता है। बाकी सभी नॉर्मल कपड़ों में और ये सिर्फ 4 कॉस्ट्यूम हीरोज में खड़े। दूसरी ओर विल की मॉम एक और चिंता लेकर आती है। विल ने एक मॉन्स्टर का स्केरी पेंटिंग बनाया है। जोयस ये बात हॉपर को बताती है, बट हॉपर रिलैक्स करने बोलता है, हम संभाल लेंगे। हॉकिंस लैब में साइंटिस्ट पोर्टल पे काम कर रहे थे। इस बार वो सिर्फ जला नहीं रहे, एक साइंटिस्ट सूट पहनकर अंदर चला जाता है। अपसाइड डाउन हमेशा की तरह स्टिकी, डार्क और क्रीपी। वो हिडन कैमरास रिपेयर कर रहा होता है ताकि रिसर्च और सर्विलेंस हो सके। अपसाइड डाउन अभी भी जिंदा है और एक्सपेंड कर रहा है। दूसरी ओर नैन्सी और स्टीव लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे थे, पर नैन्सी का दिमाग अभी भी बारबरा पर अटका हुआ था। वो हेलोजिनेट करती है और ब्लर्ट आउट कर देती है, वी किल्ड बारबरा। स्टीव उसे संभालता है और कहता है, हमने उसे नहीं मारा। बट नैन्सी डिसाइड करती है कि बारबरा के पेरेंट्स को ट्रुथ मिलना चाहिए और मैं उन्हें बताऊंगी। स्टीव उसे संभालता है और एक बार उसका मूड चेंज करने के लिए हैलोवीन पार्टी का प्लान बनाता है। दूसरी ओर माइक और डस्टिन मैक्स से बात करने का ऑकवर्ड अटेम्प्ट ट्राई करते हैं, पर दोनों की बकवास से मैक्स को इरिटेशन होने लगती है, लेकिन इंटरेस्ट दोनों तरफ से क्लियर था। दूसरी ओर दिन भर 11 टीवी देखती है और एक डॉक्यूमेंट्री क्लिप देखते वक्त उसे फ्लैशबैक आ जाते हैं, कैसे वो जंगल में भूख से तड़प रही थी, एक रैबिट हंट करके सरवाइव करती। वहीं वो एक आदमी से कपड़े और खाना चुराती है ताकि जिंदा रह सके। वो धीरे धीरे सीख रही थी सरवाइव करना, पर अकेलापन अभी भी एक सबसे बड़ा दर्द था। दूसरी ओर हॉपर को एक और फार्मर की कंप्लेंट मिलती है, पंपकिन फील्ड्स अगेन खराब हो गए। हॉपर को यहाँ एक पैटर्न लगने लगता है। वो पूरा फार्मलैंड एरिया को मार्क करने निकल पड़ता है, बर्न सॉइल, ब्लैक ट्रीज और स्टिकी रिसाइड्स। अपसाइड डाउन के स्मेल अभी भी हवा में थी। दूसरी ओर स्कूल के बाद बिली मैक्स को पिक करने आता है और फुल स्पीड में गाड़ी चलाता है। उसके सामने होते हैं लूकस, माइक, डस्टिन जो रोड क्रॉस कर रहे थे और बिली उन्हें टकराने वाला ही होता है। मैक्स लास्ट सेकंड पर स्टीयरिंग घुमाकर सबकी जान बचा लेती है, लेकिन अभी हमें क्लियर था कि बिल डेंजरस है। दूसरी ओर जॉनथन विल को फ्रीडम देता है और खुद हैलोवीन पार्टी पर चला जाता है। वहीं नैन्सी ओवर ड्रिंकिंग कर लेती है और गिल्ट एक्सप्लोड हो जाता है। वो कहती है, हम फेक कर रहे हैं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, एवरीथिंग इज बुलशिट। स्टीव का दिल टूट जाता है और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद जॉनथन नैन्सी को पिक करता है और सेफली घर छोड़ देता है। दूसरी ओर किड्स ट्रिक और ट्रीट कर रहे थे और तभी विल ग्रुप से थोड़ा पीछे रह जाता है। कुछ बिलीज उसका मजाक बनाते हैं और विल फिर से उसी दुनिया में शिफ्ट हो जाता है। अपसाइड डाउन के विजन ऑन थे, पर्पल स्काई, डस्टी एयर, डेथ वाइब्स और सामने एक शैडो मॉन्स्टर, माइंड फ्लेयर। वो विल की तरफ बढ़ता है अपने ह्यूज टेंटिकल आर्म्स के साथ। विल फ्रीज हो जाता है, मॉन्स्टर उस पर अटैक करने ही वाला होता है और तभी माइक आकर उसे फिर से रियलिटी में पुल कर लेता है। विल हाइपर वेंटिलेट करता है, स्कैर्ड रहता है और हाथ धूचने लगते हैं। माइक उसे संभाल कर घर ले जाता है और विल कन्फेस करता है, मुझे दोनों वर्ड्स फील हो रहे हैं, मैं यहाँ भी हूँ और वहां भी। माइक क्वाइटली उसे बोलता है, शायद एल होती तो वो हेल्प करती। दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, चाहे दुनिया बोले वो क्रेजी है, ये दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ओर हॉपर घर लेट पहुंचता है और 11 उससे गुस्सा होकर चुपचाप बैठी रहती है। वो एक सेपरेट रूम में जाकर ब्लाइंडफोल्ड पहन लेती है और वॉइड में एंटर करती है। वो माइक के पास पहुंचती है, पर माइक एम्प्टी रूम में बैठा होता है और कॉल कर कर सो जाता है। 11 ये देखकर रो पड़ती है। एक और दोनों के बीच मिस्ड कनेक्शन फील होता है। दूसरी ओर जब डस्टिन घर पहुंचता है तो एक कचरे का डब्बा हिल रहा होता है और उसमें से ग्राउलिंग साउंड आ रही थी। वो धड़कते दिल के साथ लिड ओपन करता है एंड कट टू ब्लैक। एपिसोड यहीं खत्म होता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 एपिसोड 3। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा कि 4 किड्स हैलोवीन सेलिब्रेट करके घर लौट आते हैं और डस्टिन को अपने डस्टबिन में एक
एक अजीब चीज मिलती है। अब डस्टिन घर पहुंचता है और अपना गोस्ट बस्टर ट्रैप बॉक्स निकालता है और वही अननोन चीज उसके बॉक्स के अंदर रखी होती है। जब वो उस क्रीचर को क्लियरली देखता है तो वो एक टैडपॉल जैसे लगता है, चिपचिपा, पैर नहीं, बिल्कुल इस दुनिया का तो नहीं लगता। डस्टिन उसे बॉक्स में लॉक करके टॉर्च ऑन करता है और क्रीचर लाइट के डर से चिपक जाता है। तब डस्टिन ऑब्जर्व करता है कि इसे हीट नहीं पसंद और ये कैंडी खाता है और डस्टिन डिसाइड कर लेता है कि इसका नाम होगा डार्ट। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। फॉरेस्ट के अंधेरे में 11 अकेली भटक रही थी। तब हॉपर उसे नोटिस करता है और साइलेंटली अपने साथ घर ले जाता है। उसी दिन से 11 हॉपर के प्रोटेक्शन में रहने लगी थी। प्रेजेंट टाइम में एल यानी 11 कैबिन में गुस्सा है क्योंकि हॉपर उसे बाहर नहीं जाने देता। हॉपर प्रॉमिस करता है कि एक दिन हम दोनों घर से बाहर जरूर जाएंगे, लेकिन एल इरिटेट हो चुकी थी क्योंकि 1 साल से वो यही सुन रही है और कभी एक्चुअल में फ्रीडम नहीं मिली। एल अपना फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने पावर्स यूज करके टेबल उलट देती है, फूड हॉपर्स पर गिरा देती है और डोर बंद करके रूम के अंदर लॉक कर लेती है खुद को। हॉपर बस होपलेसली देख पाता है सिर्फ उसे, पर उसका इंटेंशन भी सही था, वो एल को प्रोटेक्ट कर रहा था। दूसरी ओर जॉयस बिजी होती है तो बॉब विल को ड्रॉप करने जाता है स्कूल। कार में बॉब विल को एक स्टोरी बताता है कैसे एक जोकर रात को उसके सपनों में आता और उसे डराता और बॉब भी उससे बहुत डरता था। लेकिन एक दिन बॉब ने हिम्मत करके उस स्कैरी आदमी से बोला चले जाओ, दोबारा मत आना, और तब से नाइटमेयर बंद हो गए। विल इससे रिलेट करता है और सोचता है शायद वो भी अपने फियर के सामने खड़ा रह सकता है। स्कूल में मैक्स लूकस से पूछती है विल को सब लोग ज़ॉम्बी बॉय क्यों बुलाते हैं। लूकस कुछ नहीं बताता क्योंकि ग्रुप का रूल था अपसाइड डाउन का राज आउटसाइडर्स को नहीं बताना है। साइंस क्लास में डस्टिन थोड़ा लेट आता है और दोस्तों को सिग्नल देता है कि एक मीटिंग होगी आज। दूसरी ओर हॉपर बर्न फार्म्स का मैप बनाता है और पैटर्न क्लियर होता है। सभी फील्ड्स हॉकिंस लैब के आसपास थे, मतलब अपसाइड डाउन की एक्टिविटी फिर से एक्टिवेट हो रही है। दूसरी ओर कैबिन में अकेली बैठी एल डिसाइड करती है कि आज वो सब रूल्स तोड़ देगी। वो कर्टन्स खोलती है, डोर ओपन करती है, डे टाइम में बाहर निकलती है और अलार्म वायर को क्रॉस करती है और फाइनली 11 घर से बाहर निकल जाती है। दूसरी ओर आर्केड में नैन्सी स्टीव को कन्फ्रंट करती है, तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए। स्टीव याद दिलाता है नैन्सी ने ड्रंक होके बोला था उनका रिलेशनशिप फेक है और नैन्सी स्टीव से प्यार नहीं करती। स्टीव नैन्सी से फिर से पूछता है लेकिन नैन्सी कुछ जवाब नहीं देती और स्टीव समझ जाता है कि रिलेशनशिप खत्म। शाम को चारों बच्चे मिलते हैं और डार्ट को बॉक्स से निकालकर एग्जामिन करते हैं। मैक्स उनका बाहर वेट कर रही थी और क्रीचर अब काफी बड़ा हो चुका था और उसके छोटे से पैर भी निकल आए थे। विल डार्ट की आवाज सुन के फ्रीज हो जाता है क्योंकि ये सेम साउंड वही थी जो अपसाइड डाउन में उसे सुनाई देती थी। उसे रियलाइज होता है कि डार्ट अपसाइड डाउन का क्रीचर है, पर डस्टिन अब उसके लिए इमोशनल हो चुका था और वो डार्ट को नहीं मारना चाहता था। दूसरी ओर जॉयस घर बैठी होती है और एक टेप देखती है। टेप में पुलिस विल को धक्का देते हैं, विल गिरता है और फिर कैमरे के बैकग्राउंड में एक अजीब सा मॉन्स्टर शेप क्लाउड स्काई में नजर आता है। जॉयस विल की पेंटिंग उतारती है और कंपेयर करती है और दोनों मैच निकल जाते हैं। जॉयस शॉक हो जाती है क्योंकि विल झूठ नहीं बोल रहा था, मॉन्स्टर सच में एग्जिस्ट करता है। दूसरी ओर नैन्सी जोनाथन को बताती है कि बार्ब की फैमिली यानी बारबरा की फैमिली को ट्रुथ बताना चाहिए। जोनाथन भी सपोर्ट करता है और नैन्सी बारबरा के पेरेंट्स को कॉल करती है, पर हॉकिंस लैब उनका फोन टैप कर रही थी। अब नैन्सी भी ऑफिशियली उनका टारगेट बन गई थी क्योंकि लैब नहीं चाहती कि उनका सीक्रेट बाहर आए। दूसरी ओर एल फाइनली स्कूल तक पहुंच जाती है और माइक को ढूंढने लगती है। माइक गेमिंग रूम में था बट मैक्स आके माइक से बात करने लगती है। माइक ब्लंटली बोलता है हमारे ग्रुप में सिर्फ एक लड़की थी 11, अब हमें किसी की जरूरत नहीं, पर फिर भी मैक्स उसके आगे पीछे घूमती है और एल ये सब दूर से देख रही थी और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि माइक ने शायद उसकी जगह मैक्स को ले लिया है। गुस्से में एल अपनी पावर्स का यूज करके मैक्स को गिरा देती है और फिर चुपचाप हमेशा के लिए वहां से निकल जाती है। माइक मैक्स के गिरते ही समझ जाता है कि शायद एल आसपास है। वो उसे ढूंढने लगता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। दूसरी ओर बाथरूम में विल डार्ट को ढूंढ लेता है और डार्ट फिर से वैनिश हो जाता है और विल का विजन ऑन। कॉरिडोर पूरी तरह से अपसाइड डाउन में चेंज हो जाता है। स्काई ब्लैक, डस्टी स्टॉर्म और डेमोरिक रोअर। माइंड फ्लेयर विल के सामने खड़ा होता है, जाइगेंटिक मॉन्स्टर जिसे विल अपने हर विजन में देख रहा था। उसे बॉब की याद आती है और वो चिल्लाता है चले जाओ, मुझे छोड़ दो, पर इस बार मॉन्स्टर नहीं रुकता। स्मोक जैसा टॉर्नेडो बनकर विल के अंदर समाने लगता है। विल फ्रीज हो जाता है, आई ब्लैंक, बॉडी नम एंड कट। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 एपिसोड 4। पिछले एपिसोड में हमने
देखा था कि कैसे माइंड फ्लेयर एक स्ट्रॉम की तरह विल के पूरी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। इसी के साथ जोयस को भी समझ आ चुका था कि विल अब तक जो ड्राइंग्स बना रहा था या जो भी चीजें उसके साथ हो रही थी उन सब के पीछे बहुत बड़ा सच छुपा है। जब जोयस स्कूल पहुंचती है तो विल उसे फ्रीज हुआ मिलता है। वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, लेकिन अपसाइड डाउन के अंदर माइंड फ्लेयर्स का अटैक अभी भी चल रहा था। कुछ देर बाद जैसे ही विल को होश आता है, जोयस तुरंत उसे घर ले जाती है। दूसरी ओर माइक, डस्टिन, लूकस को भी अब लगने लगा था कि विल की कंडीशन डे बाय डे वर्स होती जा रही है। घर के अंदर आने के बाद जोयस विल से डायरेक्टली पूछती है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। विल पहले तो मना करता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जोयस उसे वही ड्राइंग निकाल के दिखाती है जो उसने खुद बनाई थी और बताती है कि ये बिल्कुल उसी ड्राइंग से मैच करती है जो विल ने बनाई थी। जोयस कहती है कि ये मॉन्स्टर हैलोवीन वाली रात भी आया था और अभी भी तुम्हारे साथ है। अब जब माँ को सब पता चल चुका है तो विल फाइनली बोलना शुरू करता है। वो रोता है और बताता है कि जब भी वो वहाँ जाता है तो बस डर के खड़ा रहता है। विल कहता है कि वो मॉन्स्टर पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। जोयस विल को अश्योर करती है कि हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, बस तुम कभी भी कुछ मत छुपाना। तब विल कहता है कि वो चीज मेरे अंदर है और मैं उसे फील कर पा रहा हूँ। दूसरी ओर 11 रात को वापस घर आ जाती है। हॉपर पहले ही उस पर गुस्सा होता है क्योंकि 11 ने सारे रूल्स तोड़ दिए थे। हॉपर बताता है कि पुलिस ऑफिसर्स ने उसे देखा था और एक लेडी ने कंप्लेन भी की है। हॉपर कहता है कि अगर किसी ने भी तुम्हें पहचान लिया तो तुम और मैं दोनों ट्रबल में आ जाएंगे। 11 गुस्से में चिल्ला के बोलती है कि आपने बस मुझसे प्रोमिसेस किए हैं, कभी बाहर नहीं जाने दिया। दोनों के बीच बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है और गुस्से में 11 बुक फेंक देती है और अपने पावर से हॉपर को धक्का भी दे देती है। हॉपर भी उस पर चिल्लाता है और बोलता है कि तुम अभी बाहर नहीं जा सकती। गुस्से के चलते 11 की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो पूरे घर के शीशे तोड़ देती है और हॉपर गुस्से में टीवी के वायर्स निकाल देता है और पनिशमेंट देता है 1 महीने तक कोई टीवी नहीं। टीवी बंद होने का मतलब 11 की वॉइड की फ्रिक्वेंसी और भी बढ़ जाना। दूसरी ओर जोनाथन घर से निकलता है और जॉयस और विल को सोता हुआ छोड़ देता है, पर असल में विल सो नहीं रहा था। उसके दिमाग में फिर से विजन्स चल रहे थे। जॉयस जब विल का टेम्परेचर चेक करती है तो शॉक हो जाती है। विल का टेम्परेचर नॉर्मल से काफी लो हो जाता है। जॉयस हॉट बाथ प्रिपेयर करती है, लेकिन विल बोलता है उसे गर्म नहीं ठंडा पसंद है। ये सुनकर जॉयस के होश उड़ जाते हैं। दूसरी ओर मॉर्निंग में डस्टिन जब डार्ट को देखता है तो वो नोटिस करता है कि फिर से वो थोड़ा अलग, थोड़ा बड़ा हो गया है। स्कूल में डस्टिन को पता चलता है कि माइक, लूकस और मैक्स डस्टिन के डार्ट को ढूंढ रहे थे। साइंस क्लास में टीचर बताता है कि अगर बॉडी के अंदर अननेचुरल चीजें हो तो बॉडी अपोजिट रिएक्ट करती है। एग्जैक्टली वही जो विल के साथ हो रहा था। नैन्सी और जोनाथन बारबरा के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें रियलाइज होता है कि गार्डन में सब कुछ फेक है। जो लोग दिख रहे हैं वो नॉर्मल पब्लिक नहीं है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करते हैं सब उन्हें घेर लेते हैं। असल में ये सब हॉकिंस लैब के लोग होते हैं जो नैन्सी और जोनाथन को लैब ले जाते हैं। हॉपर फाइनली जॉयस के घर पहुंचता है। दोनों मिलकर विल से पूछते हैं कि उसे ठंडा अब एकदम से क्यों पसंद आने लगा। विल कहता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस मुझे फील होता है कि मुझे ठंडा पसंद है और वो चीज बढ़ती जा रही है और सब कुछ खत्म करना चाहती है। जॉयस को आइडिया आता है और वो विल से कहती है कि अगर तुम बोल नहीं सकते तो ड्रॉ करके दिखाओ। विल ड्राइंग करता है और धीरे धीरे पूरा रूम रूट्स और टनल से भर जाता है। हॉपर को समझ आ जाता है कि ये चीजें कहाँ मिल सकती है। 11 बेसमेंट में जाकर फाइल्स और बॉक्सेस एक्सप्लोर करती है और उसे एक फाइल मिलती है जिसमें टेरी का नाम होता है। फोटोज में डॉक्टर ब्रेनर भी होता है। 11 ब्लाइंडफोल्ड पहनकर वॉइड में जाती है और टेरी तक पहुंच जाती है। टेरी ब्रोकन कंडीशन में होती है लेकिन बार बार जेन का नाम ले रही थी। 11 समझ जाती है कि जेन ही उसका असली नाम है और टेरी ही उसकी माँ है और ये सब देखकर 11 जोर जोर से रोने लगती है। दूसरी ओर डस्टिन घर आता है और देखता है कि उसकी कैट गायब है। रूम में जाने पर उसे पता चलता है कि ग्लास टूटा है और स्टीकी लिक्विड और ब्लड पड़ा होता है। डार्ट अब बहुत बड़ा हो चुका है और उसका फेस सीजन 1 के मॉन्स्टर जैसा हो जाता है। और एपिसोड के लास्ट सीन में हॉपर एक फार्म में जमीन खोदता है और नीचे पहुंच जाता है और वहां वही जायंट टनल्स उसके सामने होती है जिसकी ड्राइंग्स विल ने बनाई थी, बिल्कुल अपसाइड डाउन जैसे। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 एपिसोड 5। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डार्ट जो डस्टिन का पेट था अब उसने ही उसी पर अटैक करने की कोशिश की थी। इसी के साथ हॉपर ने भी अपसाइड डाउन के टनल्स का रास्ता ढूंढ लिया था। अब एपिसोड 5 कंटिन्यू होता है यहीं से। जॉयस का पूरा घर विल की ड्राइंग से भर चुका होता है। ये ड्राइंग सब रैंडम आर्ट नहीं बल्कि एक पूरा मैप लग रही थी। जॉयस और बॉब नोटिस करते हैं कि सब लाइंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसे कोई चीज पूरे टाउन के नीचे फैल चुकी है। हॉपर अभी तक वापस नहीं आया था, इसीलिए सब टेंशन में भी थे। माइक
विल के पास बैठकर बात करता है और विल बताता है अपसाइड डाउन का एक हिस्सा बन चुका है और जो भी कुछ वहां होता है वो सब कुछ फील कर सकता है। माइक पूछता है क्या तुम बता सकते हो ये सब कहां से शुरू हुआ था, जिस पर विल कहता है मुझे जगह फील होती है पर अगर मैं ध्यान दूं तो मॉन्स्टर का भी पता चल सकता है। माइक उसे प्रॉमिस करता है कि हम सब कुछ केयरफुली हैंडल कर लेंगे। उधर हॉपर टनल्स के अंदर ही अंदर जाता रहता है। पूरे टनल्स मॉन्स्टर रूट से भरे हुए थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है रास्ता अपने आप बंद होता जाता है और रूट्स सडनली हॉपर पर अटैक कर देते हैं। एक ब्लैक लिक्विड उस पर गिरता है और हॉपर बेहोश होकर गिर जाता है। होश आने पर वो अपने जैकेट का एक पीस काट कर अपने फेस का मास्क बना लेता है ताकि सांस ले सके। दूसरी ओर नैन्सी और जोनाथन एक दूसरे से बात करते हैं। वो लास्ट एक साल के गैप के बारे में बात करते हैं जब उनका कोई कांटेक्ट नहीं था। नैन्सी बताती है कि अब स्टीव के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका है। दोनों के बीच थोड़ा कंफर्ट एंड थोड़ी सी ऑकवर्डनेस होती है। डस्टिन अपनी मॉम को कॉल करवाता है कि किसी ने उसकी कैट देखी क्या। ये सिर्फ एक प्लान होता है ताकि मॉम घर से बाहर चली जाए। डस्टिन पूरे घर में अब अपने ट्रैप्स लगाता है जैसे कोई बैटल होने वाली हो। नॉनवेज पीस हर जगह रख देता है ताकि डार्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और खुद बैकयार्ड में छुप जाता है। तभी डार्ट आता है, घर के अंदर घुसता है और फिर डस्टिन हिम्मत दिखाकर उस पर अटैक करता है और फाइनली डार्ट को बेसमेंट में बंद कर दिया जाता है। दूसरी ओर 11 ट्रक की मदद से टेरी के घर पहुंचती है। दरवाजा टेरी की सिस्टर खोलती है और वो पहले 11 को नहीं पहचान पाती पर धीरे धीरे उसे समझ आ जाता है कि टेरी की बेटी यही है जो 11 साल पहले गायब हो गई थी। 11 अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है पर टेरी कुछ वर्ड्स ही रिपीट कर सकती थी, 3 लेफ्ट 4 राइट। 11 कंफ्यूज हो जाती है। दूसरी ओर नैन्सी और जोनाथन एक प्राइवेट डिटेक्टिव से मिलते हैं। डिटेक्टिव उन्हें बताता है कि 11 कोई रशियन स्पाई नहीं बल्कि एक लैब एक्सपेरिमेंट थी। नैन्सी नोटिस करती है कि उनकी रिसर्च में टाइमलाइन गलत है। डिटेक्टिव मानता है कि हॉकिंस लैब बहुत पावरफुल है और सबको चुप करा सकता है, इसलिए पहले सॉलिड प्रूफ कलेक्ट करना जरूरी है। लूकस मैक्स को आर्केड में बुलाता है। वो सच बताता है पर बोलने से पहले ही मैक्स इरिटेट हो जाती है। उसे लगता है कि लूकस मजाक कर रहा है। गुस्से में मैक्स वहां से चली जाती है और बिली बाहर वेट कर रहा था। 11 ब्लाइंड फोल्ड पहनकर वॉइड में जाती है और अपनी माँ का पास्ट देखती है। उसे दिखाई देता है कि टेरी ने एक जिंदा बेबी को जन्म दिया था और डॉक्टर ब्रैनर और लैब के लोगों ने उस बेबी को चुरा लिया। बाद में टेरी को इलेक्ट्रिक शॉक एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं जिस वजह से उसकी मेंटल कंडीशन खराब हो जाती है। 11 समझ जाती है कि जेन ही उसका असली नाम है और टेरी उसकी माँ। दूसरी ओर विल सडनली कहता है यही है वो। जॉयस कार रोक देती है। सब लोग उसी जगह पहुंचते हैं जहां हॉपर की गाड़ी खड़ी होती है। जमीन खोदने पर टनल का एंट्रेंस मिल जाता है। जॉयस और बॉब नीचे जाते हैं और हॉपर को रूट्स में फंसा हुआ पाते हैं। वो मिलकर रूट्स को काटते हैं और हॉपर को फ्री कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हॉकिंस लैब के साइंटिस्ट वहां पहुंच जाते हैं। वो टनल्स को जलाना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे टनल जलती है वैसे वैसे विल को एक्सट्रीम पेन होने लगता है क्योंकि माइंड फ्लेयर का कनेक्शन विल की बॉडी से भी जुड़ा हुआ था। विल जमीन पर गिर जाता है और चीख भी नहीं पाता। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 एपिसोड 6। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हॉकिंस लैब ने टनल्स को जलाने की कोशिश की और उसका पूरा इफेक्ट विल की बॉडी पर पड़ने लगा। अब एपिसोड 6 इसी टेंशन के साथ शुरू होता है। जॉयस, माइक, बॉब और हॉपर विल को हॉकिंस लैब ले जाते हैं। विल लगातार चिल्ला रहा होता है कि उसकी पूरी बॉडी जल रही है। डॉक्टर्स चेक करते हैं। विल का टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट पहुंच चुका है। डॉक्टर पूछते हैं तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है। विल कहता है मेरी पूरी बॉडी जल रही है। कोई समझ नहीं पाता कि विल के साथ क्या हो रहा है, इसलिए डॉक्टर्स उसे एक मेडिसिन दे देते हैं जिससे वो शांत हो सके। दूसरी ओर हॉपर को भी एग्जामिन किया जाता है क्योंकि वो टनल्स के अंदर जा चुका था। डॉक्टर्स कंफर्म करते हैं कि हॉपर की बॉडी में कोई वायरस नहीं है, लेकिन डॉक्टर ओवंस कहता है कि हॉपर को कुछ दिखाना जरूरी है। उधर डस्टिन स्टीव को बताता है कि डार्ट कोई नॉर्मल क्रीचर नहीं था। स्टीव पहले सोचता है डस्टिन मजाक कर रहा है, लेकिन जब डस्टिन क्लियरली कहता है कि डार्ट एक डेमोगॉर्गन है तो स्टीव गुस्सा हो जाता है। स्टीव कहता है तुम एक डेमोगॉर्गन को पेट बनाकर रखे हुए थे और अब दोनों डिसाइड करते हैं कि डार्ट को खत्म करना ही पड़ेगा। स्टीव बेसमेंट में जाता है लेकिन वहां डार्ट नहीं होता, सिर्फ शेड हुई स्किन मिलती है और वॉल पे एक बड़ा होल। अब दोनों को समझ आ जाता है कि डार्ट और बड़ा हो चुका है और टनल्स के थ्रू निकल चुका है। हॉकिंस लैब के लोग जॉयस को घर ले जाकर विल की सारी ड्राइंग्स की फोटो ले लेते हैं। जॉयस गुस्से में बोलती है मुझे मेरा बेटा ठीक चाहिए। वो कहती है कि विल को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करेगी। डॉक्टर ओवंस जॉयस को समझाता है कि अगर विल को यहाँ से ले गए तो उसकी कंडीशन और बिगड़ सकती है। सीन शिफ्ट होता है मुर्रे पर। मुर्रे ने नैन्सी की रिकॉर्डिंग्स मल्टीपल कॉपीज में डुप्लीकेट कर ली होती है और वो उन
पर शिकागो लिखकर बाहर भेजने की तैयारी कर रहा था। रात हो चुकी थी, इसलिए मुरे नैन्सी और जोनाथन को वहीं रुकने के लिए कहता है। मुरे मजाक में बोलता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, बस मानते नहीं। रात में दोनों अलग अलग सोने जाते हैं, लेकिन किसी को नींद नहीं आती। धीरे धीरे बातें होती है और दोनों का डिस्टेंस कम होने लगता है और यहीं से नैन्सी और जोनाथन की लव स्टोरी भी शुरू हो चुकी थी। दूसरी ओर लूकस लेट घर पहुंचता है। उसकी छोटी सिस्टर बताती है कि डस्टिन का कॉल आया था और उसने कहा कॉड रेड कॉड रेड। लूकस तुरंत समझ जाता है कि कुछ सीरियस हो गया है। डस्टिन कॉल पे बताता है कि स्टीव डार्ट को मारने जा रहा है और लूकस जल्दी से उन्हें बचाने निकल पड़ता है। डॉक्टर ओवंस हॉपर को लैब के नीचे ले जाते हैं और वहां एक मैसिव पिट होता है जो हॉकिंस के नीचे फैल चुका था। ओवंस कहता है ये कैंसर की तरह ग्रो कर रहा है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर टनल्स को जलाया गया तो विल की बॉडी में भी दर्द होगा, क्योंकि विल और टनल्स दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरी ओर जॉयस बॉब से कहती है कि उसने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया, जिस पर बॉब कहता है कि तुमने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी फैमिली स्ट्रेंज है, और बॉब बोलता है कि वो जॉयस के साथ ही रहेगा। दूसरी ओर विल को होश आता है, लेकिन उसका बिहेवियर अजीब होता है। वो सिर्फ जॉयस और माइक को पहचान पाता है, बाकी लोग उसे याद नहीं रहते। विल बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे दर्द दिया, तुमने मुझे जलाया था। डॉक्टर ओवंस विल को एक ड्राइंग दिखाता है और विल तुरंत पहचान लेता है और ये कंफर्म हो जाता है कि माइंड फ्लेयर विल के थ्रू बात कर रहा है। साइंटिस्ट एक छोटा सा सैंपल जलाते हैं। जैसे ही वो जलता है विल की बॉडी में सीवियर पेन शुरू हो जाता है। विल जोर जोर से चिल्लाता है और हॉपर और जॉयस के कहने पर एक्सपेरिमेंट को रोक दिया जाता है। डॉक्टर ओवंस एक्सप्लेन करता है कि ये एक वायरस जैसा है जो विल की बॉडी से कनेक्टेड है। दूसरी ओर डस्टिन और स्टीव रेलवे ट्रैक के पास मिलते हैं जहां ट्रैप लगाए गए थे। रास्ते में स्टीव डस्टिन को एडवाइस देता है। दूसरी ओर हॉपर अपने घर फोन करता है और 11 के लिए एक मैसेज छोड़ता है। वो कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ, जल्द वापस आऊंगा, लेकिन घर तो खाली होता है। 11 वहां थी ही नहीं। डॉक्टर्स विल के ब्रेन को स्कैन करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये इन्फेक्शन को रोका नहीं गया तो विल मर भी सकता है। जॉयस इस बात को सुनकर पैनिक हो जाती है। तभी विल माइक से कहता है कि वो कुछ देख पा रहा है, ऐसी चीजें जो मॉन्स्टर नहीं चाहता कि वो बताए। दूसरी ओर स्टीव, डस्टिन, लूकस और मैक्स जंकयार्ड में ट्रैप लगाते हैं। मैक्स को लगता है कि सिर्फ डॉग होगा। स्टीव समझाता है कि कोई डेमोगॉर्गन्स एनिमल नहीं, इंसानों का शिकार करने वाले जानवर हैं। स्टीव बाहर जाकर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही रियलाइज होता है कि वो अकेला नहीं है। हर तरफ डेमोगॉर्गन्स आ जाते हैं, लेकिन अचानक कोई सिग्नल जैसा साउंड आता है और सारे डेमोगॉर्गन्स भाग जाते हैं। स्टीव बोलता है ये डर के नहीं भागे, कुछ और हो रहा है। दूसरी ओर लैब के अंदर साइंटिस्ट टनल के आगे बढ़ते हैं। फॉग बढ़ता जाता है और सडनली रडार में दिखाई देता है कि मल्टीपल क्रीचर्स उसकी तरफ आ रहे हैं। विल सडनली रो पड़ता है और कहता है बहुत देर हो चुकी है। वो बहुत गुस्से में है। माइक समझ जाता है कि ये सब एक ट्रैप था, पर तब तक देर हो चुकी थी। डेमोगॉर्गन्स ने साइंटिस्ट पर अटैक कर दिया था। लास्ट सीन में हॉपर ग्लास के पास खड़ा होता है और ऊपर से एक डेमोगॉर्गन लैब के अंदर आता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 एपिसोड 7। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हॉकिंस लैब के अंदर डेमोगॉर्गन्स का अटैक होने वाला है। इसी बीच 11 अपनी लाइफ के एक बिल्कुल अलग रास्ते पर निकल चुकी थी और एपिसोड की शुरुआत होती है टेरी 11 की माँ से। टेरी के दिमाग में वही मेमोरीज और विजन्स बार बार रिपीट हो रहे थे। 11 अपनी आंट से कहती है कि उसकी माँ उसे कुछ दिखाने की कोशिश कर रही थी। उस विजन में 11 एक और लड़की को देखती है जो रेनबो रूम में बैठी हुई थी। 11 को लगता है कि उसकी माँ चाहती है कि वो उस लड़की को ढूंढे। टेरी की सिस्टर पुरानी फाइल्स निकालती है और उन फाइल्स में उन सब बच्चों की डिटेल्स होती है जिन पर हॉकिंस लैब ने एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्हीं पिक्चर्स में से 11 को एक लड़की मिल जाती है जो उसे विजन्स में दिखती थी। 11 वॉइड में जाकर उस लड़की की लोकेशन ट्रेस करती है, लेकिन बाहर आते ही वो सुन लेती है कि उसकी आंट हॉकिंस को लैब को कॉल कर रही है। आंट बोल रही है कि एक लड़की उनके घर में आई है जो खुद को जेन कह रही है और जिसके पास पावर्स हैं। 11 समझ जाती है कि अगर वो रुकी तो लैब के लोग आएंगे और उसे ले जाएंगे, इसीलिए 11 घर छोड़कर भाग जाती है। 11 बस और ट्रक के थ्रू शहर से दूर निकल जाती है। रास्ते में उसे ड्रग एडिक्ट्स और क्रिमिनल्स जैसे लोग मिलते हैं और आखिरकार वो उस जगह पहुंच जाती है जहां काली रहती है। अब अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ये काली वही है जिसको हमने एपिसोड 1 में बैंक रॉबरी के सीन में देखा था, जिसकी पावर्स है लोगों को हेलुसिनेट करवा देना। काली के ग्रुप के लोग 11 से पहले भागने की कोशिश करते हैं। 11 काली को फोटो दिखाती है, तब ग्रुप का एक मेंबर 11 पर नाइफ लगाकर आगे बढ़ता है और तभी काली की एंट्री होती है और वो नाइफ को हवा में गिरा देती है। 11 अपना हाथ दिखाती है जिस पर 011 लिखा था और काली अपना हाथ
दिखाती है जिस पर 008 लिखा था। दोनों समझ जाती है कि वो हॉकिंस लैब के एक्सपेरिमेंट्स थी। दोनों एक दूसरे को सिस्टर्स कहती है। रात में काली 11 से बात करती है। काली बताती है कि उसकी पावर्स इल्यूजन क्रिएट करने की है। वो लोगों को वो चीज दिखा सकती है जो वो देखना नहीं चाहते या जिससे वो डरते हैं। काली के ग्रुप में एलेक्स, डॉटी, सनशाइन जैसे लोग भी होते हैं जो सोसाइटी से रिजेक्ट हो चुके हैं। काली अपने ग्रुप को बताती है कि 11 बहुत पावरफुल है और वो अपने बहुत काम आ सकती है। उनका टारगेट होता है एक आदमी जिसने काली और 11 की माँ टेरी दोनों को टॉर्चर किया था। काली 11 को सिखाती है कि पावर्स गुस्से से स्ट्रांग होती है। 11 को याद दिलाया जाता है कि डॉक्टर ब्रैनर ने कैसे उस पर एक्सपेरिमेंट किए। हॉपर के रूल्स और माइक के दूर होने का दर्द। गुस्सा बढ़ता जाता है और 11 अपनी पावर्स से एक पूरी ट्रेन को हिला देती है। ग्रुप को कंफर्म हो जाता है कि 11 बहुत ज्यादा पावरफुल है। ग्रुप एक स्टोर में रुकता है और काली इल्यूजन यूज करके स्टोर ओनर को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। लूट होती है और पुलिस से बचकर ये लोग टारगेट के घर पहुंच जाते हैं। टारगेट को पकड़कर काली उसे कन्फ्रंट करती है और वो आदमी पहले डिनाई करता है और फिर बोलता है कि ये सब उसने डॉक्टर ब्रैनर के ऑर्डर्स पर किया था। वो कहता है कि डॉक्टर ब्रैनर अभी भी जिंदा है और ये एक शौक था उन दोनों के लिए। काली 11 को प्रोवोक करती है कि उसे मार दो। 11 गुस्से में होती है और अपनी पावर्स यूज करती है, लेकिन तब 11 को उस आदमी के बच्चों की फोटो दिखाई देती है। 11 को याद आता है कि वो बिना पेरेंट्स के रहना कैसा होता है और 11 उसे नहीं मार पाती। काली गुस्से में आ जाती है, लेकिन पुलिस आने की वजह से उनके ग्रुप को वहां से निकलना पड़ता है। सेफ प्लेस पर काली 11 को समझाती है कि कमजोर बनना गलत है। वो 11 को डॉक्टर ब्रैनर का इल्यूजन दिखाती है। 11 गुस्से में चिल्लाती है और इल्यूजन तोड़ देती है। काली 11 से कहती है जो वो चाहे वो डिसाइड करे। 11 वॉइड में जाती है। वहां उसे हॉपर दिखता है और माइक चिल्लाता हुआ सुनाई देता है। ये एक ट्रैप है। 11 को समझ आ जाता है कि हॉकिंस के अंदर सब लोग डेंजर में हैं। पुलिस उनके हाइडआउट तक पहुंच जाती है। काली इल्यूजन बनाकर सबको भगा तो देती है, लेकिन 11 रुक जाती है। वो काली से कहती है कि मुझे अपने दोस्तों के पास जाना होगा। काली इमोशनल हो जाती है पर 11 को नहीं रोक पाती और 11 वापस हॉकिंस जाने के लिए निकल पड़ती है। बस में बैठी 11 एक ओल्ड लेडी से बात करती है और लेडी पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। 11 कहती है मैं अपने फ्रेंड्स के पास और अपने घर जा रही हूँ। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 एपिसोड 8। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉकिंस लैब के अंदर डेमोगॉर्गन्स का मैसिव अटैक होने वाला है। इसी के साथ 11 भी अपना रास्ता बदल चुकी थी और अपने दोस्तों के पास वापस जाने का डिसीजन ले चुकी थी। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है उसी कैओस से। हॉपर डॉक्टर ओवन से पूछता है कि क्या ये मेटल डोर टूट सकता है। डॉक्टर ओवंस बोलता है कि ये डोर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगले ही मोमेंट एक के बाद एक डेमोगॉर्गन्स डोर पर जोर जोर से अटैक करने लगते हैं। दरवाजे में दरारें पड़ना शुरू हो जाती है। डॉक्टर ओवन समझ जाता है कि ज्यादा देर तक ये होल्ड नहीं कर पाएगा। तुरंत रेड अलर्ट अनाउंस होता है और लैब के अंदर पैनिक फैल जाता है। माइक भागकर जॉयस और विल के पास पहुंचता है। माइक क्लियरली बोलता है ये विल नहीं है, ये माइंड फ्लेयर का स्पाई बन चुका है। माइक कहता है कि विल सबकी लोकेशन मॉन्स्टर को बता रहा है, इसलिए उसे बेहोश करना होगा। जॉयस पहले मना करती है। वो विल से पूछती है क्या तुम मुझे जानते हो, और विल उसे पहचान नहीं पाता। तब जॉयस को समझ आ जाता है कि विल का कंट्रोल उस पर नहीं है। आखिर में जॉयस और बॉब विल को बेहोश कर देते हैं। डॉक्टर ओवंस और हॉपर स्टेयर के रास्ते निकलते हैं। बाकी लोग लिफ्ट से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट बंद होने से पहले ही डेमोगॉर्गन्स उन पर अटैक कर देता है और वो सभी लोग मारे जाते हैं। हॉपर विल को उतार कर सबको लेकर एक सिक्योरिटी रूम में घुस जाता है और वहां से वो लोग कैमरा में देखते हैं पूरी लैब में डेमोगॉर्गन्स फैल चुके थे और तभी पूरी लैब में ब्लैकआउट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है बिली के घर। बिली डेट के लिए रेडी हो रहा था, तब उसके फादर आते हैं और मैक्स के बारे में पूछते हैं। बिली बोलता है कि मैक्स घर पर ही होगी और उसके फादर बताते हैं कि मैक्स के रूम में विंडो खुली हुई है और वो घर पर नहीं है। बात बढ़ जाती है और बिली के फादर उसे बुरी तरह से पीट देते हैं। बिली को ऑर्डर मिलता है कि अपनी बहन को ढूंढ कर लाओ और यहीं से हमें क्लियर होता है कि बिली का एंगर इशू क्या है। उसके डैड जो उसे हर चीज के लिए मारते हैं, टॉर्चर करते हैं। सीन शिफ्ट होता है डस्टिन, लूकस, स्टीव और मैक्स पर जो बहस कर रहे होते हैं। लूकस डस्टिन पर गुस्सा करता है कि डार्ट को पालने की वजह से ये सब हुआ और डस्टिन लूकस पर चिल्लाता है कि मैक्स को सब कुछ सच बताने की क्या जरूरत थी। तभी स्टीव की आवाज आती है। वो देखते हैं कि सारे डेमोगॉर्गन्स हॉकिंस लैब की तरफ जा रहे हैं। डस्टिन बोलता है कि ये सब अपने घर जा रहे हैं। लैब के अंदर डॉक्टर ओवंस बताता है कि इमरजेंसी मोड में सारे डोर्स लॉक हो जाते हैं। उन्हें अनलॉक करने के लिए 3 फ्लोर नीचे जाकर सिक्योरिटी सिस्टम को रिबूट करना पड़ेगा और बॉब समझ जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत होगी। बॉब डिसाइड करता है कि वही जाएगा। जाने से पहले बॉब हॉपर से कहता है
जैसे ही डोर्स खुलेंगे तुम सबको लेकर बाहर भाग जाना। हॉपर प्रॉमिस करता है कि बॉब के लिए वापस आएगा। दूसरी ओर नैन्सी और जॉनथन लैब के बाहर पहुंचते हैं और झाड़ियों में से उनको आवाज सुनाई देती है और वो अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन वहां से तो स्टीव, डस्टिन, लूकस और मैक्स निकलते हैं। तभी लैब के अंदर डेमोगॉर्गन्स की आवाज आती है। सब समझ जाते हैं कि कुछ बहुत गलत हो रहा है लैब के अंदर। बॉब सिक्योरिटी रूम तक पहुंच जाता है और सिस्टम को रिबूट कर देता है। लाइट्स वापस आ जाती है, डोर्स अनलॉक हो जाते हैं। बॉब फायर अलार्म चला देता है ताकि पानी गिरने की वजह से रास्ता क्लियर हो जाए। डॉक्टर ओवंस हॉपर को कहता है कि वो सबको लेकर तुरंत निकल जाए। हॉपर जॉयस, माइक और विल को ले जाता है। बॉब एग्जिट की तरफ भागता है, लगभग बाहर निकल ही गया था और तभी एक डेमोगॉर्गन उस पर अटैक कर देता है। जॉयस बस चिल्लाती रह जाती है। हॉपर गोलियां चलाता है लेकिन डेमोगॉर्गन्स आ जाते हैं और बॉब वहीं मारा जाता है। ये सीजन का सबसे इमोशनल मोमेंट होता है जहां जॉयस का एक साथी मर चुका था। सब लोग जॉयस के घर पहुंचते हैं। इमरजेंसी सर्विस पर कोई भरोसा नहीं करता। तब डस्टिन अपनी बुक निकालता है और माइंड फ्लेयर के बारे में बताता है। माइंड फ्लेयर एक एंशिएंट मॉन्स्टर है जो अपनी डायमेंशनल पावर्स खो चुका है। डेमोगॉर्गन्स उसकी है आर्मी है और अगर माइंड फ्लेयर को रोकना है तो पहले उसके सोर्स को बंद करना होगा। माइक कहता है कि सिर्फ विल ही बता सकता है कैसे। जॉयस और हॉपर डिसाइड करते हैं कि विल को ऐसी जगह ले जाना होगा जो वो नहीं पहचान सके। बैकयार्ड का स्टोर रूम सेलेक्ट होता है। रूम को पूरी तरह से डार्क कर दिया जाता है और हीट लाइट्स जला दी जाती है और विल को वहां बांध दिया जाता है। और जब विल होश में आता है तो चिल्लाने लगता है। माइंड फ्लेयर का कंट्रोल स्ट्रांग होता है। जॉयस, जॉनथन, माइक विल से पर्सनल मेमोरीज शेयर करते हैं पर विल रिएक्ट नहीं करता। तब हॉपर नोटिस करता है कि विल चेयर पर टैप कर रहा है, यानी कि एक मोर्स कोड। डिकोड करने पर मैसेज मिलता है हियर। विल अभी भी अंदर है। विल टैपिंग कंटिन्यू करता है और फाइनल मैसेज डिकोड होता है क्लोज द गेट। तभी फोन रिंग होता है और विल को पता चल जाता है कि वो अपने घर में ही है। माइंड फ्लेयर कंट्रोल ले लेता है और जॉयस विल को दोबारा बेहोश कर देती है। बाहर से डेमोगॉर्गन्स की आवाज आती है। नैन्सी गन उठा लेती है। सब रेडी हो जाते हैं। तभी एक डेमोगॉर्गन विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है, लेकिन वो तो मर चुका था। इसका मतलब कोई डेमोगॉर्गन्स को मार रहा था। सडनली डोर अनलॉक होता है और अंदर आती है 11। सब शॉक में। माइक कुछ नहीं बोल पाता। 11 की नाक से खून बह रहा था जो क्लियर करता है कि उसी ने अपनी पावर्स यूज की है और डेमोगॉर्गन्स को मारने वाली और कोई नहीं बल्कि 11 ही थी। 11 वापस आ चुकी थी। सब लोग एक साथ हैं। अब फाइनल सवाल यह है, क्या गेट बंद हो पाएगा? क्या माइंड फ्लेयर को हराया जाएगा? और क्या विल सच में बच पाएगा इस बार? स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 2 एपिसोड 9। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हॉकिंस पूरी तरह से ट्रैप में फंस चुका है। माइंड फ्लेयर अटैक करने वाला था और उसी वक्त 11 वापस आ चुकी थी। इसी कॉन्टिन्यूटी के साथ सीजन 2 का ये फिनाले एपिसोड शुरू होता है। 11 माइक के सामने खड़ी होती है। माइक इमोशनल होकर कहता है, एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैंने तुम्हारा वेट ना किया हो। 345 दिन हो गए, मैंने हर दिन तुम्हें याद किया। 11 भी कहती है, मैंने तुम्हारे सब मैसेज सुने। माइक पूछता है, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? तुम वापस क्यों नहीं आई? तब हॉपर बोलता है, क्योंकि मैंने मना किया था। हॉपर आगे आकर 11 को हक करता है और पूछता है, तुम कहाँ थी? यही क्लियर होता है कि हॉपर ने सबसे झूठ बोला था ताकि सिर्फ 11 सेफ रहे। हॉपर माइक को अलग ले जाता है। माइक गुस्से में चिल्लाता है, आपने सब कुछ क्यों छुपाया? हॉपर उसे कामली समझाता है, अगर किसी को पता चल जाता तो लैब वाले 11 को ले जाते और सिर्फ वो ही नहीं, तुम्हारी फैमिली की भी जान खतरे में होती। हॉपर माइक को गले लगाता है, शांत करता है, बिल्कुल एक पेरेंट की तरह। 11 लूकस और डस्टिन से भी मिलती है। मैक्स एक्साइटेड होकर 11 से मिलने आती है, लेकिन 11 मैक्स को इग्नोर कर देती है क्योंकि उसके दिमाग में मैक्स अभी भी माइक की नई दोस्त थी। 11 जॉयस को हक करती है। जॉयस 11 को विल के पास ले जाती है और बताती है, देखो ना इसके साथ क्या हो रहा है। 11 कहती है, मैंने ये सब अपने विजन्स में देखा था। जॉयस पूछती है, क्या ये ठीक तो हो जाएगा ना? जॉयस 11 को क्लोज गेट वाला मैसेज दिखाती है और पूछती है, तुमने गेट खोला था क्या? क्या तुम इसे बंद कर सकती हो? 11 बताती है, गेट अब छोटा नहीं रहा, ये बहुत बड़ा हो चुका है और सिर्फ गेट ही प्रॉब्लम नहीं है, माइंड फ्लेयर का वायरस अभी भी विल के अंदर है। माइक कहता है, अगर गेट बंद हुआ तो वायरस विल को मार भी सकता है। जॉयस बोलती है, वायरस को विल की बॉडी से निकालना होगा। विल को ठंड पसंद थी, मतलब कोल्ड एनवायरनमेंट माइंड फ्लेयर को स्ट्रॉन्ग
करता है। जॉयस का प्लान क्लियर है, हम विल को हीट देंगे, उसे कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि अगर माइंड फ्लेयर को पता चल गया तो वो विल के थ्रू सब देख लेगा, इसलिए उसे एक नई जगह चाहिए थी। हॉपर को एक सेफ जगह पता होती है। जॉयस, जोनाथन और नैन्सी विल को लेकर निकल जाते हैं। हॉपर और 11 लैब के गेट को बंद करने वाले होते हैं। 11 डर के साथ माइक को प्रॉमिस करती है कि वो वापस आएगी। नैन्सी और स्टीव बात करते हैं। स्टीव कहता है मैं बेस्ट बॉयफ्रेंड नहीं पर बेस्ट बेबी सीटर बन सकता हूँ। और ये कहने के बाद स्टीव बच्चों के साथ रुकता है, डस्टिन, लूकस और मैक्स के साथ। बिल मैक्स को ढूंढता हुआ विल के घर पहुंच जाता है। स्टीव उसे बाहर ही रोक लेता है। बिली मैक्स को देख लेता है और गुस्से में स्टीव को पंच मार देता है। बिली लूकस का गला पकड़ लेता है। स्टीव फाइट करता है लेकिन बिल ज्यादा स्ट्रांग था और वो उसे मार मार कर उसका हलवा बना देता है। तब मैक्स आगे बढ़ती है, बिली को इंजेक्शन मारती है और बोलती है आज के बाद मेरे दोस्तों से दूर रहना। दूसरी ओर जॉयस विल को हॉपर के कैबिन में ले आती है। विल के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। हीटर्स और फायरप्लेस को ऑन कर दिया जाता है। विल चिल्लाता है मुझे छोड़ दो। हीट बढ़ने लगती है और माइंड फ्लेयर विल की बॉडी से ऊपर आने लगता है। विल अपनी माँ का गला पकड़ लेता है और नैन्सी जलती हुई रॉड से विल को बर्न कर देती है ताकि माइंड फ्लेयर रिएक्ट करे। फाइनली ब्लैक स्मोक के फॉर्म में माइंड फ्लेयर विल की बॉडी से निकल जाता है और विल बच जाता है। दूसरी ओर स्टीव, डस्टिन, लूकस और मैक्स टनल में घुस जाते हैं और कैरोसिन डालकर पूरी जगह को आग लगा देते हैं। डेमोगॉर्गन्स पेन में आ जाते हैं और लैब से दूर भाग जाते हैं। एक डेमो डॉग डस्टिन के पास रुकता है और ये शायद डार्ट था। डस्टिन कैंडी देता है और क्वाइटली वहां से निकल जाता है। हॉपर 11 को लैब के गेट तक ले जाती है। गेट के अंदर माइंड फ्लेयर बाहर आने की कोशिश करता है। 11 अपनी पूरी पावर लगा देती है। नाक, कान, आंखों से ब्लड निकलने लगता है और फाइनली गेट बंद हो जाता है। अब इसके बाद सीन दिखाया जाता है 1 महीने बाद। मुरे का प्लान सक्सेसफुल होता है। हॉकिंस लैब के एक्सपेरिमेंट पब्लिक हो जाते हैं और बारबरा को फ्यूनरल दिया जाता है। हॉपर डॉक्टर ओवंस से मिलता है। डॉक्टर ओवंस बर्थ सर्टिफिकेट देता है जेन हॉपर यानी 11 का, और 11 ऑफिशियली हॉपर की बेटी बन जाती है। लेकिन अभी भी थोड़ा टाइम अंडरग्राउंड रहना होगा, लेकिन उसे एक स्पेशल नाइट अलाउड थी। हॉकिंस स्कूल में स्नोबॉल डांस होता है। डस्टिन स्टीव के हेयर स्टाइल में आता है। लूकस मैक्स को डांस के लिए पूछता है। माइक 11 के साथ डांस करता है और जॉयस और हॉपर बाहर खड़े रहते हैं। फाइनल शॉट में डांस चल रहा था लेकिन कैमरा शिफ्ट होता है अपसाइड डाउन में। माइंड फ्लेयर अभी भी जिंदा है और हॉकिंस के ऊपर खड़ा है। मतलब ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। माइंड फ्लेयर के हार नहीं मानने का मतलब हॉकिंस के ऊपर डर का माहौल अभी भी है और यहीं पर सीजन 2 खत्म होता है। अब तुम्हें ये सीजन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। इसी तरह की वीडियोस इस चैनल पे आती रहती है, सो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीजन में, तब तक के लिए पीस।